हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दिस इज़ खुशी यादव। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस। जी हाँ, जैसे कि इस चैनल पे आपको हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो मिलती हैं, वैसे ही आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे जब भारत आए, है ना, उन्होंने क्या क्या चीज़ों को अपने कंट्रोल में किया। एज यू ऑल नो डैट ब्रिटिशर्स यहाँ पर 200 वर्षों तक रहे। सो कैन यू इमेजिन ये 200 ईयर्स में उन्होंने कितने सारे चेंजेस करे होंगे इंडिया पर। इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल बहुत सारे चेंजेस ब्रिटिशर्स ने किए थे। तो आज हम देखने वाले हैं कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे किस तरीके की लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स को स्टार्ट किया था, कौन सी सेटलमेंट्स उन्होंने शुरू करी थी। आपको ये पता होना चाहिए जो ब्रिटिशर्स भारत में आए उनका मोटिव यही था कि हम किस तरीके से भारत को अपने कंट्रोल में कर लें। पूरा कब्जा करना चाहते थे, वो अपना एक औपनिवेशिक शासन स्थापित करना चाहते थे और उन्होंने वो करा। 200 वर्ष तक उन्होंने यहाँ पर अपना कब्जा करा। बहुत सारे चेंजेस आए भारत पर, उसमें से हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को अपने नियंत्रण में करा और यहाँ पर कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं लागू करी, भू राजस्व व्यवस्थाएं, और उनका फायदा उठाया। तो मैं आपको बता दूं, जो भू राजस्व व्यवस्था है वो होती क्या है। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स होती हैं कि जब कोई भी भूमि से टैक्स लेता हो, टैक्स के माध्यम से अपना प्रॉफिट कमा रहा है। जैसे कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था, जो लुई 16 थे उन्होंने भी फ्रांस में ऐसे टैक्सेस को लागू किया था और वो फार्मर से टैक्स लेते थे और फ़ायदा कमाते थे। सेम थिंग यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने भी करी थी अपने कॉलोनियल पीरियड में। उन्होंने यहाँ पर 3 भू राजस्व व्यवस्थाओं को लागू किया था और उन्होंने यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत सारा प्रॉफिट कमाया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे वही 3 सेटलमेंट्स कौन सी थी। ब्रिटिशर्स ने भारत पर भू राजस्व व्यवस्थाओं की शुरुआत करी। अब भाई ये भू राजस्व व्यवस्थाएं क्या थी? भू राजस्व व्यवस्थाओं में उनका मेन मोटिव था किसानों से टैक्स लेना और उस टैक्स का प्रॉफिट कमाना, उस टैक्स से प्रॉफिट कमाना। तो उन्होंने भारत में 3 प्रकार की व्यवस्थाओं को अपनाया था। जैसा कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखा था, लुई 16 ने पूरे फ्रांस पर टैक्स लगा दिया था, किसानों से वो टैक्स लेते थे और उससे अपना फायदा कमाते थे। सेम थिंग ब्रिटिशर्स ने इंडिया में करी। उन्होंने यहाँ पे 3 प्रकार के करों की शुरुआत करी। बेसिकली ये जो टैक्स थे वो लैंड से रिलेटेड थे, लैंड से ही टैक्स लिया जाता था। पहला जमींदारी प्रथा, दूसरा महलवाड़ी, तीसरा रैयतवाड़ी। ये 3 प्रकार की व्यवस्थाएं थी, 3 प्रकार की सेटलमेंट्स थी जो ब्रिटिशर्स ने भारत में शुरू करी। अब ये तीनों व्यवस्थाएं अलग अलग जगह पे हुई, इनकी शुरुआत अलग अलग क्षेत्रों से होती है। तो जमींदारी प्रथा 1793 में शुरू होती है, जिसकी शुरुआत करी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, उसके बाद महलवाड़ी 1822 में हुई हॉल्ट मैकेंजी द्वारा, और लास्ट में हम देखेंगे रैयतवाड़ी, ये 1792 में हुई थी थॉमस मुनरो द्वारा। अब ये 3 व्यवस्थाएं हैं भू राजस्व व्यवस्थाएं, जिनमें क्या था, टैक्स लेकर सरकार को दिया जाता था और सरकार उससे अपना फायदा उठाती थी। ब्रिटिशर्स को पता था जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो उन्होंने यहाँ पर कृषि पर भी कंट्रोल करा इन पॉलिसीज के थ्रू। उन्होंने किसानों पे जबरन टैक्स लगाए और उससे अपना कंट्रोल कर लिया, इकोनॉमिकल कंट्रोल कर लिया। इन प्रणालियों में मूल अंतर भू राजस्व के भुगतान के तरीके से संबंध में था। यानी कि ये 3 प्रकार की प्रणालियां तो हैं, पर इनमें जो पे करने का तरीका है, जो टैक्स लिया जा रहा है, उसमें चेंजेस था। जमींदारी प्रणाली। जमींदारी प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। तो ये जमींदारी व्यवस्था थी, इसको हम बंदोबस्त प्रणाली या स्थायी व्यवस्था भी कह सकते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं, पर इसमें क्या है, किस तरीके की व्यवस्था है, उसको हम देखते हैं। जमींदारी प्रणाली कृषकों के लिए निश्चित लगान होता था। ये एक ऐसी भू राजस्व प्रणाली थी जिसमें टैक्स लिया जाता था, किसानों से उनकी खेती पर टैक्स लगाया जाता था और उनसे वो टैक्स लिया जाता था और ये फिक्स होता था। मतलब इस जमींदारी व्यवस्था में जो कर होता था वो किसानों के ऊपर फिक्स होता था, यानी कि उस कर में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता था।
इस प्रथा के अंतर्गत भू राजस्व किसानों से जमींदारों द्वारा वसूला जाता था। जो जमींदारी व्यवस्था थी इसमें किसानों से कर लिया जाता था और वो जो कर होता था वो निश्चित होता था, यानी कि उस कर में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता था, वो स्थायी कर होता था। यह कर जमींदारों से लिया जाता था, यह कर किसानों से जमींदारों द्वारा लिया जाता था, यानी कि इसमें जो टैक्स होता था वो जमींदार किसानों से लेता था और उसको इकट्ठा कर कर सरकार को सौंपता था। तो इसीलिए हम इसको जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। इसमें टैक्स तो लिया जा रहा है किसानों से, पर वो टैक्स किसके थ्रू लिया जा रहा है? जमींदारों के द्वारा, और वो जमींदार किसको दे रहा है? सरकार को। जमींदार द्वारा एकत्रित कुल भू राजस्व से सरकार का हिस्सा 10.5 शेष जमींदार को सौंपा जाता था, यानी कि जो जमींदार किसानों से कर ले रहा था, इकट्ठा कर रहा था, उसका पूरा किसको दे रहे हैं? वो सरकार को दे रहे हैं, और एक हिस्सा अपने पास रख लेते थे जमींदार। तो यानी कि जमींदारी व्यवस्था में सबसे बड़ा रोल किसका हो रहा है? जमींदारों का, जिनकी भूमिका होती थी किसानों से कर लेना और उसको आगे सरकार को सौंप देना। इस व्यवस्था में जमींदार बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था किसानों के ऊपर। कई बार क्या होता था, किसान अगर अच्छी फसल नहीं उगा पाता था तो वो उतना टैक्स पे नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से जो ज़मींदार है वो अपनी ज़मींदारी का फ़ायदा उठाते थे और उन पर शोषण, अत्याचार करते थे। कई बार ये भी देखने को मिला कि ज़मींदारी व्यवस्था में जो किसान है वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता था कि वो कर लेने के लिए ऋण लेता था, ऋण यानी कि उधार लेता था। अब उसके पास प्रॉपर उपज नहीं हो रही तो वो जो उसकी कंडीशन है वो और ख़राब हो जाती थी। उसको टैक्स तो पे करना पड़ रहा था, पर उसने अब क्या ले लिया? उधार ले लिया, उसको भी उससे चुकाना पड़ता था। इस दौरान जो कृषक थे, जो कृषक वर्ग था वो गरीब होता गया। कृषकों को यह प्रणाली दमनकारी और शोषणकारी लगती थी। क्यों लगती थी? क्योंकि जमींदार उनके ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, राजस्व चुकाना मुश्किल। अब उनके ऊपर इतनी कठिनाई आ गई थी कि जमींदारों का शोषण, सरकार का शोषण, इस वजह से जो कृषक वर्ग था वो ना राजस्व चुका पा रहा था, ना ही अपनी स्थिति को ठीक कर पा रहा था। ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। यदि कोई किसान समय से कर नहीं चुकाता तो उसकी ज़मीन को बेदखल कर दिया जाता था। और कई बार अगर कोई ज़मींदार सही टाइम पर कर नहीं देता था सरकार को, तो सरकार उनकी ज़मींदारी छीन लेती थी। तो जो ज़मींदारी व्यवस्था है ये पूरी इस प्रकार थी। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल ज़मींदारों का होता था, जो किसानों से कर लेते थे और उस कर को सरकार को अदा करते थे। और मुख्यतः ये जो जमींदारी व्यवस्था थी वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फैली हुई थी। तो ये कुछ क्षेत्र थे जहाँ पर जमींदारी प्रथा की शुरुआत हुई और वहाँ पर पूरी फैल गई। इन प्रदेशों में जमींदारी प्रथा प्रचलित रही। अब हम देखते हैं आगे की जो दो और हमारी भू राजस्व प्रणाली है वो किस तरीके से डिफरेंट है। तीनों में एक ही काम हो रहा है, टैक्स लिया जा रहा है किसानों से, और टैक्स किसके पास जा रहा है? सरकार के पास जा रहा है, ब्रिटिश सरकार के पास जा रहा है, पर उसको भुगतान करने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग है। अब हम दूसरी जमींदारी व्यवस्था को देखते हैं। अब हम देखेंगे रैयतवाड़ी प्रणाली क्या थी। तो रैयतवाड़ी प्रणाली भी एक प्रकार की भू राजस्व प्रणाली थी जो ब्रिटिशर्स द्वारा भारत में लागू की गई थी। उसका उद्देश्य भी था किसानों से कर लेना, पर यह किस तरीके से जमींदारी व्यवस्था से डिफरेंट है उसको हम देखेंगे। तो रैयतवाड़ी प्रणाली और जमींदारी व्यवस्था में क्या अंतर है उसको हम देखते हैं। रैयतवाड़ी प्रणाली, रैयत का मतलब ही किसान होता है, तो इस प्रणाली में जो कर था वो किसान सीधे सरकार को देते थे। इस प्रणाली में कोई जमींदार की भूमिका नहीं होती थी, किसान ही अपना कर सरकार को अदा करता था। रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत 1792 में थॉमस मुनरो द्वारा की गई थी। थॉमस मुनरो ने इस प्रणाली की शुरुआत करी, मद्रास में शुरुआत करी, मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। जब थॉमस मुनरो वहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने अपने समय काल में यहाँ पर उन्होंने रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करी। थॉमस मुनरो ने कंपनी तथा रैयतों के बीच सीधा समझौता था। तो इस प्रणाली में क्या है, जो किसानों से कर लिया जाएगा ना, वो किसान खुद सरकार को देते थे, ब्रिटिश सरकार को देते थे, डायरेक्ट ही
टैक्स जा रहा था, कोई ज़मींदार का रोल नहीं था यहाँ पर, ज़मींदार की भूमिका नहीं होती थी, यानी कि सीधे किसान अपना टैक्स सरकार को देता था। परंतु इस समय भी किसानों को अत्याचार का सामना करना पड़ता था। यदि वो समय से सरकार को कर नहीं देते थे तो उन्हें भूमि से वंचित किया जाता था और सरकार उन पर शोषण करती थी और उनको भूमि से भी बेदखल किया जा रहा था। जैसे ज़मींदारी व्यवस्था में अगर किसान कर नहीं देता था तो उसको भूमि से बेदखल किया जा रहा था और ज़मींदारों से उनकी ज़मींदारी छीनी जा रही थी। ठीक उसी प्रकार रैयतवाड़ी प्रणाली में भी किसानों को शोषण का सामना करना पड़ता था, परंतु इस प्रणाली में किसी ज़मींदार की भूमिका नहीं होती थी, किसी ज़मींदार का शोषण नहीं सहना पड़ रहा था, उन्हें सिर्फ सरकार को टैक्स देना पड़ता था। किसान अपनी भूमि का अस्वामी, यानी कि भले से किसान अपनी भूमि पर खेती कर रहा है, उपज उगा रहा है, सब कर रहा है, लेकिन उसका कोई अधिकार नहीं होता था, उस पर टोटल राइट सरकार का ही होता था। परंतु अगर वो सही समय पर सरकार को कर नहीं देता था तो उसे भूमि से वंचित कर दिया जाता था। और इस प्रणाली में एक सूर्यास्त सिद्धांत था। सूर्यास्त सिद्धांत का मतलब यदि कोई भी कृषक सूरज के ढलने से पहले कर अदा नहीं करता तो उससे उसकी भूमि छीन ली जाती थी। तो इस सिद्धांत को रैयतवाड़ी प्रणाली में लागू किया गया था। तो इस समय पे भी किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा था, शोषण हो रहा था, परंतु रैयतवाड़ी प्रणाली ज़मींदारी प्रणाली से बहुत भिन्न है, क्योंकि रैयतवाड़ी में किसान खुद अपना कर सरकार को अदा कर रहा है। इस प्रणाली में मद्रास, मुंबई, उड़ीसा क्षेत्र में फैली हुई थी, क्योंकि इसकी शुरुआत ही मद्रास में हुई थी। इस प्रणाली की शुरुआत थॉमस मुनरो ने मद्रास में करी थी और ये प्रणाली मद्रास, मुंबई, उड़ीसा तक प्रचलित थी। कर राज्य के आधार पर नहीं, भूमि के क्षेत्र के आधार पर दिया जाता था, यानी कि जो टैक्स है, जो किसान टैक्स दे रहा है, वो राज्य के आधार पर नहीं, भूमि का जितना क्षेत्रफल है उसके आधार पर दिया जाता था। सो होपफुली आपको रैयतवाड़ी प्रणाली समझ आ गई होगी, जिसमें किसान खुद अपना कर सरकार को अदा करता था और ये थॉमस मुनरो द्वारा 1792 में शुरू की गई थी। तो महलवाड़ी प्रणाली की शुरुआत बंगाल प्रेसिडेंसी के दौरान 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा की गई। जैसा अभी हमने दो प्रणालियों के बारे में और डिस्कस करा था, जमींदारी प्रणाली और रैयतवाड़ी प्रणाली। तो अब हम देख रहे हैं महलवाड़ी प्रणाली, जिसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी द्वारा 1822 में की गई थी और इसकी शुरुआत बंगाल प्रेसिडेंसी के दौरान हुई थी। अब महलवाड़ी का मतलब क्या होता है? महलवाड़ी दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। महल का मतलब होता है गांव, कस्बा, और वाड़ी का मतलब होता है प्रबंधन। यानी कि जो महलवाड़ी प्रणाली थी, इसमें जो किसान से कर लिया जाता था वो गांव का मुखिया लेता था। इसमें जो कर लिया जाता था वो गांव के मुखिया। अब हम देखेंगे महलवाड़ी प्रणाली क्या थी। अभी हमने दो प्रणालियों को और डिस्कस किया था, जमींदारी प्रणाली और रैयतवाड़ी प्रणाली। अब हम देख रहे हैं महलवाड़ी प्रणाली क्या थी। महलवाड़ी का मतलब होता है, महलवाड़ी प्रणाली के बारे में देखेंगे। इसकी शुरुआत 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा की गई थी। दो शब्दों से मिलकर बना है। महल का मतलब होता है गांव या कस्बा, वाड़ी का मतलब होता है प्रबंधन। यानी कि जो इस प्रणाली में कर लिया जाता था किसानों से, वो गांव के मुखिया द्वारा लिया जाता था। गांव का मुखिया जो होता था, गांव का प्रबंधन कह सकते हैं हम, प्रबंधक या गांव का मुखिया, वो किसानों से कर लेता था और उस कर को इकट्ठा कर कर ब्रिटिश सरकार को सौंपता था। यानी कि इसमें जो गांव का मुखिया है उसका मुख्य रोल रहता था कर इकट्ठा करने में। गांव के प्रधान के माध्यम से सरकार को उपज दिया जाता था। इसमें कोई जमींदार नहीं होता था, कोई किसान सीधे कर नहीं देते थे। इसमें गांव के प्रधान द्वारा, जो गांव का हेड है यानी कि गांव का मुखिया जो है, वो सरकार को कर देता था। यह स्थायी व्यवस्था नहीं थी। गांव का मुखिया कृषकों पर जमींदार की भूमिका निभाता था। यानी कि जो ये व्यवस्था है ये परमानेंट नहीं थी। जैसा कि जमींदारी व्यवस्था में जो कर था वो निश्चित था, यानी कि कर को फिक्स्ड कर रखा था, परंतु जो महलवाड़ी प्रणाली है इसमें कर निश्चित नहीं था। इसमें गांव के प्रधान द्वारा किसानों से कर लिया जाता था और वो सरकार को सौंप दिया जाता था।
इसकी शुरुआत हुई थी बंगाल में, बंगाल प्रेसिडेंसी के दौरान, परंतु यह व्यवस्था अन्य क्षेत्रों में फैली। उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, पंजाब, मध्य प्रदेश, यानी कि इन क्षेत्रों में भी महलवाड़ी प्रणाली फैल गई थी। ब्रिटिश काल के दौरान यह व्यवस्था 30% भाग पर लागू थी। अब ये जो महलवाड़ी प्रणाली है ब्रिटिश काल के दौरान 30% भाग पर फैली थी, 30% क्षेत्रों पे ये फैल रखी थी, जिसमें गांव का मुखिया किसानों से कर लेता था और सरकारों को सौंपता था। परंतु कई बार देखा गया है कि महलवाड़ी प्रणाली में जो गांव का मुखिया होता था वो जमींदार जैसा बर्ताव करता था। जैसे जमींदार किसानों पर अत्याचार करते थे, उनसे कर वसूलते थे और उन पर अत्याचार करते थे, ठीक उसी प्रकार महलवाड़ी व्यवस्था में भी जो गांव का मुखिया या गांव का प्रधान मुख्य होता था वो जमींदार जैसा बर्ताव करता था, वो किसानों पर शोषण करता था, अत्याचार करता था। जमींदारी व्यवस्था में भी यही देखा गया कि जमींदार किस तरीके से किसानों पर शोषण करते थे, वैसा ही इस व्यवस्था में भी होता था। परंतु जो गांव का प्रधान है वो इसमें जमींदार की भूमिका निभाता था। गांव को इकाई के रूप में परिवर्तित किया जाता। तो जो महलवाड़ी प्रणाली थी इसमें पूरे गांव को एक इकाई, एक यूनिट में कन्वर्ट किया जाता था और उसका हेड जो होता था वही किसानों से कर लेता था। तो अब हमने 3 व्यवस्थाओं को देख लिया, रैयतवाड़ी, जमींदारी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। ये तीनों प्रणालियां भू राजस्व प्रणाली है जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में अलग अलग क्षेत्रों में लागू की गई थी। एंड आई विश आपको लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व प्रणाली समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।